आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि मैं लास्ट सेशन में नहीं थी लेकिन मैं इस सेशन में हूँ, तो आज मैं टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स के नाम आपको बताऊंगी कि हमारे टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं। पहले हैं, बस मैं नाम ले रही हूँ। मिस्टर फारूक मुस्तफ़ा, मिस्टर मुशर्रफ अली, मिस्टर मोहम्मद रायान, अली असगर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद असद, मोसेब अहमद, सऊद यूसुफ, गुलाम मुस्तफा और फरमान शेख। आज हमारे साथ हैं के ट्रेड से हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर सैयद फवाद बासिर। ही इज फ्रॉम के ट्रेड सिक्योरिटीज। तो वो आज आपको बताएंगे मार्केट के बारे में, आपको अकाउंट कैसे ओपन करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन से सेक्टर इस टाइम पे टॉप पे है। उसके साथ साथ हमारे साथ, जैसे कि हमेशा साथ होते हैं, आज भी साथ हैं मिस्टर मोहम्मद गजनफर। सो वो आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग के रूल्स कौन कौन से हैं और आपको मार्केट के बारे में अपडेट देंगे और कौन कौन सी यहाँ पे पीएसएक्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर ले रहे हैं तो उसके बारे में भी मिस्टर गजनफर आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं मिस्टर गजनफर के साथ आज। मिस्टर गजनफर, आप प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और पार्टिसिपेंट्स को बताएं मार्केट के बारे में। थैंक यू मैग्ना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड अगेन प्लीज आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में इफ आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। बस क्लियर। ओके जी। ओके जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम लोग वही कि मेन चीज जो है वो कंपटीशन है, और इट इज टुवर्ड इट्स एंड। आई थिंक अगस्त के 12-13 तारीख को कंपटीशन एंड हो जाएगा। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट जो क्राइटेरिया हमने सेट करें इस कंपटीशन के लिए, वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और उनको किस तरह आप अबाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्राइटेरिया का एक ओवरव्यू लेंगे। देन विल गो थ्रू द मार्केट परफॉर्मेंस के मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही है, प्लस लास्ट वीक हमने ईटीएफ्स पे बात की थी कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या में क्या होता है, उनकी फंक्शनिंग किस तरह होती है। और हमने ये भी देखा था कि हम ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। इस वीक हमारा फोकस होगा टुवर्ड्स रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कि हम रियल स्टेट में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। और प्लस जो हम इंडाइसिस का सुनते हैं कि KSE 100 इंडेक्स या KMI 30 इंडेक्स, तो ये इंडाइसिस बेसिकली होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द क्राइटेरिया। पहली चीज़ जो थी वो पोर्टफोलियो एलोकेशन है। पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपका जो एक्सपोजर है, अभी जो आपकी पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है उसका 70% से 95% जो है वो आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए, जिसमें ETFs जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे वो, और रीट्स जो हमने अभी डिस्कस करने हैं, ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। जरूरी नहीं है कि आप ETFs और रीट्स परचेज करें, बट अगर आप परचेज करें तो ऑब्वियसली दैट वुड बी काउंटेड इन दी इक्विटी एक्सपोजर। तो आपका कैश एक्सपोजर 5% से 30% रह जाएगा अगर आपका इक्विटी 70% से 95% है। सेकंड जो मेन चीज़ है, जो कि इस कंपटीशन का मकसद भी है और प्रैक्टिकली भी जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने कंपटीशन में डाइवर्सिफिकेशन का भी एक एलिमेंट रखा है, जिसमें दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन है। एक तो ये कि आपका जो पोर्टफोलियो है, दैट शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल सेक्टर। एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक सेक्टर में आपका एक्सपोजर जो है वो 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगेन आप उसको इस तरह चेक करेंगे कि आपकी जो पोर्टफोलियो की अभी करंट वैल्यू है उसका 25% से ज़्यादा अगर एक्सपोजर एक सिंगल सेक्टर में आ रहा है, तो आप जो है आपको उस सेक्टर को उस एक्सपोजर को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। ये हम टुवर्ड्स दी एंड देख भी लेंगे कि हम ये किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ABC स्टॉक है ये किस सेक्टर में फॉल कर रहा है। ये जो मैं आपको एंड में एक वेबसाइट का ओवरव्यू दूंगा, उससे हम लोग चेक कर लेंगे कि किस सेक्टर में वो स्टॉक फॉल करता है। सेकेंडली जो सिंगल स्टॉक एक्सपोजर है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी अभी जो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू है उसका 15% से ज़्यादा आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और लास्ट
क्राइटेरिया ये है कि जो आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर है दैट शुड नॉट बी मोर देन 20%। ये पोर्टफोलियो टर्नओवर आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक पर्टिकुलर डे ले लें और उसमें आप ये देख लें कि आज आपने टोटल अपनी बाय कितने की करी है और टोटल आपने सेलिंग कितने की करी है। जब बाइंग और सेलिंग की आपके पास वैल्यू आ गई तो उसमें से जो भी सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको आप अपने न्यूमरेटर में रख दें और जो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू थी डे एंड पे उसको आप अपने डिनोमिनेटर में रख दें। तो इस तरह जो है वो आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर कंप्यूट हो जाएगा। दिस रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 20%। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो मैं टुवर्ड्स द एंड जो है आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सेकेंडली एक मार्केट का थोड़ा ओवरव्यू है। लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के रिटर्न्स हैं। एज एट जून 30 जो है हमारा रीजन में जो एक्सचेंजेस हमने उठाई हैं उसमें हाईएस्ट रिटर्न तो 57.1%। अभी भी जो फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1 जुलाई और आज 25 जुलाई है, 24 25 जुलाई, उसमें हमारा जो रिटर्न है वो अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और 10% का हमारा KSE 100 इंडेक्स का रिटर्न है। तो ये कुछ रिटर्न के हिसाब से लास्ट 2 ईयर्स स्पेशली बहुत इंप्रेसिव रहे हैं KSE 100 इंडेक्स के लिए या ओवरऑल मार्केट के लिए भी। ये टॉप सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हैं एज एट जून 30। टोटल जो है PSX में 36 सेक्टर्स हैं जिसमें से टॉप सेक्टर्स जो हैं वो इधर मेंशन हुए हैं और उनका वेटेज कितना है वो भी मेंशन कर दिया गया है। प्लस टॉप कंपनीज जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन सी आ रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगेन हम इस तरह कंप्यूट करते हैं कि जो भी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उसको उसकी जो स्टॉक प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके एक स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। और मार्केट की जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी एज एट जून 30 जो फिजिकल ईयर 2025 था उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन 15.24 ट्रिलियन थी ओवरऑल मार्केट की। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं PSX पे। सिर्फ एक परसेप्शन ये है कि शायद सिर्फ इक्विटी ट्रेड होती है बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्रेड होती हैं जिसमें कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज भी हैं और गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज भी हैं जो कि इजारा सुकुक के नाम से उसके ऑप्शंस भी होते हैं मंथ में एक दफ़ा। और अब तक जो है वो ऑलमोस्ट 23 to 24 ऑप्शंस हो चुके हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। आप इसमें भी अगर प्रैक्टिकली मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डेट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टॉक्स का तो ऑप्शन होता ही है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, डिलीवरेबल फ्यूचर्स। और जो है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसको हम रीट्स कहते हैं। तो रीट्स के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। रीट्स बेसिकली होता ही है कि आप जो है वो स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है वो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो एक्सपोजर ले सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है जिसके थ्रू आप प्लॉट खरीद सकें या फिर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। बट स्टॉक मार्केट के थ्रू अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी जो है वो PSX में 3 रीट्स लिस्टेड हैं जिसमें से एक डॉल्मेन सिटी रीट है, सेकंड जो है वो ग्लोब रेजिडेंसी रीट है और थर्ड जो है वो TPL रीट फंड है। इन 3 रीट्स में जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जो है स्मॉल अमाउंट के साथ ही जो है वो रियल स्टेट जैसे सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं। और जो रीट्स होती हैं वो बिल्कुल फंक्शनिंग उनकी नॉर्मल जिस तरह शेयर्स होते हैं उसी तरह उनकी फंक्शनिंग होती है। उसी तरह आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसी तरह आप जो है उसको सेल कर सकते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू। ट्रेडिंग में उसकी कोई डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, आप स्टॉक्स के जो है वो ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं, बाय सेल के ऑर्डर्स होते हैं, उसी तरह आप रीट्स के और ETFs को भी जो है वो नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। फिर ये इंडाइसिस का कुछ ओवरव्यू है कि हम लोग देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो हमारा एक बेंचमार्क इंडेक्स है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। तो ये इंडेक्स बेसिकली होता क्या है और PSX में कितने तरह के इंडाइसेस हैं, उसमें से कन्वेंशनल कौन से हैं, इस्लामिक कौन से हैं, और रिटर्न्स किस किस तरह के रिटर्न होते हैं। इसमें हम टोटल रिटर्न और प्राइस रिटर्न का डिफरेंस देखेंगे कि ये होते क्या हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो कितने तरह के इंडाइसेस हैं। तो इंडेक्स बेसिकली एक बेंचमार्क होता है जिसमें जो है वो कुछ स्टॉक्स होते हैं एज पर सर्टेन क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पे जो स्टॉक्स उन क्राइटेरिया पे उतर रहे होते हैं वो उस इंडेक्स का पार्ट बन जाते हैं। जैसे KSE 100 इंडेक्स का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो 100 टॉप स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाते हैं और फिर उन 100 टॉप स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको उसका जो परफॉर्मेंस के थ्रू जो रिटर्न बनता है हम कहते हैं कि KSE 100 का रिटर्न।
इसका फायदा ये होता है, जो फंड मैनेजर्स भी जो होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को उस इंडेक्स के रिटर्न से कंपेयर करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे फंड ने मार्केट को बीट करा, या फिर जो है जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी उससे हमारे फंड की परफॉर्मेंस कम रही, या फिर हमने उसको आउट परफॉर्म किया। इसमें दो तरह के रिटर्न होते हैं, लेकिन जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके प्रीडोमिनेंटली जो है वो दो रिटर्न्स होते हैं। एक होता है आपका प्राइस रिटर्न। प्राइस रिटर्न ये होता है कि आज मैंने स्टॉक खरीदा था 10 रुपए का और कल मैंने उसको बेच दिया है 16 रुपए का, तो ये जो कैपिटल गेन हुआ है मुझे 6 रुपए का, ये कहलाता है प्राइस रिटर्न। इसके अलावा दूसरा रिटर्न ये होता है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे रही होती हैं या बोनस शेयर्स इशू कर रही होती हैं। ये प्राइस रिटर्न के अलावा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने XYZ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी, 50 रुपए का शेयर था, मैंने 50 रुपए का शेयर खरीद लिया। उस जो शेयर थी उसकी जो फेस वैल्यू थी वो थी 10 रुपए। और अगर कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल 10% का कैश डिविडेंड अनाउंस करा है, तो जो उसकी पार वैल्यू थी 10 रुपए, उसका 10% जो कि 1 रुपए बनता है, वो मुझे एज अ डिविडेंड मिलेगा, जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो या अगर हम इंडेक्स में भी सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्राइस चेंज की वजह से हमें कितना रिटर्न मिला है, वो कहलाएगा प्राइस रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर लिया था मैंने और वो शेयर हो गया 16 रुपए का, तो मुझे प्राइस रिटर्न जो हुआ है वो 60% का हुआ है, क्योंकि 6 रुपए का मेरा कैपिटल गेन आ रहा है। बट अगर मैं ये भी देखूं कि यार जो मुझे टोटल रिटर्न मिला है, जिसमें डिविडेंड्स भी इंक्लूडेड होंगे, जिसमें अगर मुझे कोई बोनस शेयर्स मिले हैं वो भी इंक्लूड होंगे, अगर मैं टोटल रिटर्न देख रहा हूँ कि मुझे प्राइस रिटर्न के साथ डिविडेंड्स और जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं उनका जो रिटर्न मिला है, तो फिर वो कहलाएगा टोटल रिटर्न। ये कुछ इंडाइसेस हैं PSX के, और टोटल जो हैं वो ऑलमोस्ट 18 इंडाइसेस हैं, जिसमें से लास्ट टाइम भी हमने जिक्र करा था कि 9 जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं PSX में। तो हर ETF का जो है वो अपना एक इंडेक्स होता है। तो 9 जो है वो ETF के इंडाइसेस हैं। कन्वेंशनल इंडाइसेस में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो KSE 100 इंडेक्स होता है, जिसमें 100 कंपनीज आ रही होती हैं। उसके अलावा KSE 30 इंडेक्स भी होता है, जिसमें टॉप 30 कंपनीज आ रही होती हैं। और आगे जो है वो इस्लामिक इंडाइसेस भी हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो KMI 30 इंडेक्स है, जिसमें टॉप 30 इस्लामिक कंपनीज आ रही होती हैं। कुछ शरिया पैरामीटर्स होते हैं, जो कंपनीज उन पैरामीटर्स को कंप्लाई करती हैं वो KMI इंडेक्स में आ जाती हैं, और उसमें से जो भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं रिटर्न के हिसाब से नहीं, जो क्राइटेरिया को मैच कर रही होती हैं, वो KMI 30 इंडेक्स में आ जाती हैं। तो इसमें हम कुछ इंडाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। KMI ऑल शेयर का मतलब ये होगा कि जो भी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50% जो भी PSX पे कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से 50% शरिया कंप्लाइंट है, वो सारी की सारी कंपनीज जो है वो KMI ऑल शेयर में आ जाएंगी। उसके बाद जो है वो हम टॉप 30 कंपनी सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के कितने शेयर्स जो है वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो जो कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से जो टॉप 30 कंपनीज बन रही होंगी वो KMI 30 में आ जाएंगी। फिर KSE ऑल शेयर है, KSE ऑल शेयर में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं PSX पे, वो सारी की सारी KSE ऑल शेयर में आ जाएंगी। और जिस तरह इसका नाम भी यही बता रहा है कि इसमें सारे के सारे जो शेयर्स हैं या सारी की सारी जो कंपनीज हैं वो इंक्लूडेड हो जाएंगी। KSE 100 कंपनीज होती हैं, जिसमें टॉप 100 कंपनीज आ जाती हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जिसमें पहले तो ये होता है कि हर सेक्टर से एक कंपनी आ जाएगी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके अलावा जो बाकी कंपनीज होंगी 64 कंपनीज, उसमें से जो टॉप कंपनीज होंगी एज पर फ्री फ्लोट, वो उस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और इसमें सेक्टर वाइज सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे OGTI ऑयल एंड गैस ट्रेडेबल इंडेक्स। इसमें सारी की सारी वो कंपनीज होंगी जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी तरह बैंकिंग सेक्टर का भी एक इंडेक्स है, जिसमें वो कंपनीज आती हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में फॉल करती हैं। PSX Dividend 20 वो इंडेक्स होता है जो उन कंपनीज को ट्रैक कर रहा होता है जो कि जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैंने पहले मेंशन करा कि कुछ कंपनीज अपना रिटर्न जो है वो डिविडेंड फॉर्म में भी दे रही होती हैं। तो जिन कंपनीज की डिविडेंड यील्ड्स ज्यादा होती हैं वो PSX Dividend 20 में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। डिविडेंड यील्ड अगर आपको किसी भी स्टॉक की कंप्यूट करनी है, और जो कि एक फंडामेंटल फैक्टर भी होता है जब आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप सिंपली जो है वो कंपनी ने पूरे साल में डिविडेंड कितना दिया वो आप न्यूमरेटर में रख लें, और उस कंपनी की शेयर प्राइस क्या थी वो आप डिनोमिनेटर में रख लें, तो इससे आपको कंपनी की डिविडेंड यील्ड मिल जाती है। और ऑब्वियसली जिस कंपनी की डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगी, हम ये अज्यूम करते हैं वो कंपनी आपको रिटर्न ज्यादा दे रही है, तो सिट्रस पेरेबस अगर हम अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कर दें, तो जिस कंपनी की डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगी हम अज्यूम करेंगे कि वो कंपनी एक अच्छी कंपनी है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस।
ये KSE 100 रिटर्न्स का 10 ईयर, KSE 100 का 10 ईयर रिटर्न्स है। अगर हम उसका एनुअल रिटर्न निकालें तो ऑलमोस्ट कोई 13.83% रिटर्न बनता है, जिसमें लास्ट 2 ईयर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आए। इसी तरह KMI 30 का जो है वो 12.43% जो है वो 10 ईयर एनुअल रिटर्न्स बनते हैं। अब कुछ फैक्टर्स जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम प्रैक्टिकली मार्केट में इन्वेस्ट करें, या इनफैक्ट अगर आप कंपटीशन में स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अ, हम फोकस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, और ब्रोकर के थ्रू ही आप अपनी ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खुलेगा और ब्रोकर के थ्रू जब आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आइडियली जो है वो इक्विटी मार्केट में अगर आप इस नियत से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में जो है वो प्रॉफिट कमा लूंगा, हेफ्टी प्रॉफिट कमा लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल है। बट एट द सेम साइड जो है वो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आइडियली जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म आपका टाइम होराइजन आइडियली होना चाहिए, और आपको अपनी सेविंग्स का एक सर्टेन पोर्शन जो है वो ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ एक ये होती है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे होते हैं, जिसमें वो उनका एक यूनिवर्स होता है, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। उसमें उनके जो जो भी टारगेट स्टॉक्स होते हैं वो उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं कि इस कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रही है, फ्यूचर में इसकी अर्निंग्स क्या एक्सपेक्टेड है, इसकी टारगेट प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है आप उससे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि मेरे ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, तो इस लिहाज से जो है वो कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट नीड्स को जो है वो ज़्यादा अच्छे से फुलफिल कर सकता है। सेकेंडली, जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए उसमें अगेन आपको डाइवर्सिफिकेशन जो है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सारा अपनी पैसा जो है वो एक स्टॉक में लगा देंगे या एक सेक्टर में लगा देंगे, और ड्यू टू सम रीजंस अगर उस सेक्टर की या उस स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होती है, तो ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो एट स्टेक आ जाएगा। शॉर्ट टर्म गेन्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म गेन्स हो, बट अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और जिस तरह किसी भी आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में अगर आप एक्सपोजर ले रहे हैं तो उधर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, बट इक्विटी मार्केट में ये नोट किया गया है कि लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको हमेशा अदर एसेट क्लासेस से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। और ये कंपनी सेलेक्ट करते वक्त आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस इंडस्ट्री में या जिस सेक्टर में या जिस स्टॉक में एक्सपोजर ले रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है हिस्टोरिकली, उसका फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, उसकी अर्निंग्स पर शेयर, जिस तरह मैंने मेंशन करा कि ब्रोकर्स जो है वो उसकी फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेंगी, वो देखनी आपको ज़रूरी है। प्लस जो है वो आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें। ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बता भी दूंगा कि जब आप PSX की वेबसाइट पे जो है वो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन हैं, जो अर्निंग्स पर शेयर हैं, वो भी आप देख सकते हैं उसके। प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया होना भी बड़ा ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल कुछ फैक्टर्स हैं जैसे इन्फ्लेशन अभी क्या चल रही है, क्या वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या फिर वो इंक्रीज होगी इन फ्यूचर। सेकेंडली, जो स्टेट बैंक है उसका पॉलिसी रेट कहाँ पे है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो पॉलिसी रेट आगे जाके डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। इसी तरह करंट अकाउंट फिगर्स होती हैं, करंट अकाउंट बैलेंस आपका कंट्री का किस तरह चल रहा है। जैसा अभी पाकिस्तान में जो है वो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस आए हैं, तो ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकली कोई इवेंट तो नहीं हो रहा है, जैसे रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का हुआ था या ईरान इसराइल का हुआ था, ये मार्केट को जो है वो शॉर्ट टर्म में एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इन चीज़ों का आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है। और अगेन आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें कंपनी की। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है। सिर्फ अगर आप र्यूमर्स की बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगेन उसमें जो है वो आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और यही ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर प्राइस थोड़ी सी भी डिक्रीज होती है तो लोग पैनिक सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो जब भी आप कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं आप अपने ब्रोकर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको कंपनी की एटलीस्ट उसकी जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, जो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को ड्राइव करेंगे, उसका आइडिया होना चाहिए। और ये मैं आपको PSX की वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ कि वेबसाइट से जो है वो आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। अब ये देखें, इसमें वेबसाइट में सबसे पहले अगर आप टुडेज समरी पे आए तो टुडेज समरी में जो है वो आपको पूरा का पूरा एक ये पोर्शन है, ये आपके लिए आइडियल हो सकता है कि आज के दिन जो है वो एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं, टॉप एडवांसर्स कौन से हैं, टॉप एडवांसर्स का मतलब जिनकी प्राइस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और टॉप डिक्लाइनर्स कौन से हैं जिनकी प्राइस सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुई है।
इसी तरह अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक देखना है, फॉर एग्जांपल हम पीएसएक्स ही ले लेते हैं। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये देखिए, आपको अभी आपको इसकी करंट प्राइस पता चल गई कि आज इसकी क्या प्राइस है, इसमें कितना चेंज आया है। और ये सिर्फ एक दिन की नहीं होती, आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स की भी मिल जाएगी। आप एक महीने में भी प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं, एक साल, लास्ट 1 ईयर में प्राइस किस तरह मूव की है, 3 ईयर्स, इनफैक्ट 5 ईयर्स तक का आपके पास डाटा आ जाता है कि 5 ईयर्स में जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस मूवमेंट किस तरह रही है। इसी तरह आपको अगर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखनी है तो वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के पोर्शन में कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, और नीचे एक फाइनेंशियल्स का स्नैपशॉट भी होता है, जिसमें अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है कि 2024 में कितना था, उससे पहले कितना रहा है। और कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर का भी एक हिस्टोरिकल एनालिसिस आ जाता है कि कंपनी की ईपीएस जो है, कंपनी बेसिकली एक शेयर पे आपको कितना कमा के दे रही है, ये आपको जो है वो एक हिस्टोरिकल एनालिसिस इसके थ्रू पता चल जाता है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ मार्जिन हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बता रहा होता है कि कंपनी की जो उसकी ओवरऑल सेल्स रही है उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो उसका नेट प्रॉफिट था। तो ये भी आपको एक हिस्टोरिकल एनालिसिस जो है वो हेल्प कर सकता है कि कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहेगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच गजन पर, हमेशा की तरह आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बहुत अच्छी तरीके से आपने सबको रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग के बारे में बताया, इंडिसेस के बारे में बताया, और बहुत अच्छी से एक एक चीज को आपने डिफाइन किया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, सो आप काइंडली उसको भी क्लैरिफाई करें। कैन यू रिपीट दिस अगेन अबाउट टर्नओवर तो ये मैं टर्नओवर का वापस से रिपीट कर देता हूँ। विथ एग्जाम्पल इफ पॉसिबल। सही, मैं एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। जी। बेसिकली टर्नओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये देखता है कि आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एक दिन की, अगर आज के दिन मैंने मेरी नेट बाय हुई, यानी मैंने जो माल खरीदा है उसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 2 मिलियन रुपीज, सही है। और आज के दिन जो मैंने सेलिंग करी है उसकी वैल्यू है 1 मिलियन रुपीज। तो मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि जो मेरी परचेज वैल्यू थी, जो कि आज मैंने पूरी नेट बाय करी और जो कि मेरी नेट सेल वैल्यू थी, उसमें से मैं सबसे लोएस्ट वैल्यू उठा लूंगा। इस केस में 2 मिलियन की मैंने बाय करी थी, 1 मिलियन की मैंने सेल करी थी, तो मैं 1 मिलियन वाली वैल्यू उठा के न्यूमरेटर में लिख दूंगा। और मैं ये देखूंगा कि आज के दिन मेरी जो डे एंड पे पोर्टफोलियो वैल्यू क्या थी, उसको मैं जो है वो डिनोमिनेटर में रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू डे एंड पे थी 10 मिलियन, तो होगा क्या, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, ये बनेगा मेरा आज के दिन का पोर्टफोलियो टर्नओवर। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ये होगा 10%। तो इस तरह जो है वो पोर्टफोलियो टर्नओवर हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए भी। और अगर आपको इंडिविजुअली चेक करना है तो आप अपनी डेली की जो नेट बाय है और नेट सेल है, उसमें से उसको यूज करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो वैल्यू से डिवाइड करके जो है वो अपना पोर्टफोलियो चर्न या पोर्टफोलियो टर्नओवर जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। उसके साथ और भी क्वेश्चन है, कैन आई गेट? जी, हमारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब के पेज पे। और कुछ रीड्स के नेम भी बताएं, जैसे डॉल्मेन रीड है, अगर आप गूगल करेंगे और लिखेंगे रीड्स अवेलेबल इन पीएसएक्स तो आपके पास नाम उसके आ जाएंगे। गजन पर अगर आप ही एक दो बताना चाहते हैं तो जी, मैं प्लीज। वापस से रिपीट कर देता हूँ। अभी पीएसएक्स में 3 रीट्स लिस्टेड हैं, जिसमें एक जो है वो डॉल्मेन सिटी रीट है जिसका सिंबल बीसीआर है। दूसरा जो है वो ग्लोब रेजिडेंसी रीट है जिसका सिंबल जीआरआर है। और तीसरी जो है वो टीपीएल रीट फंड है जिसका सिंबल TPLRF1 है। डस पीएसएक्स अलाउज ऑप्शन ट्रेडिंग? नहीं, पीएसएक्स में अभी ऑप्शंस नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होती है जिसमें डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो SIFC जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। ऑप्शंस अभी नहीं है पीएसएक्स। Which companies provide dividends and what's their routine in provision of dividends or payout? अगर आपको डिविडेंड कंपनीज के बारे में जानना है तो आपको गजनफर ने बताया था कि इंडेक्स से टॉप 20 डिविडेंड जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा व्हाट्स योर रूटीन इन प्रोविजन ऑफ डिविडेंड्स और पे आउट? अच्छा, बेसिकली डिविडेंड्स, पहली बात तो है कि कंपनी पे ऑब्लिगेटरी नहीं होता, लेकिन काफ़ी कंपनीज डिविडेंड देती हैं। और हर कंपनी के जो है वो क्वार्टरली मीटिंग्स हो रही होती हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि हर क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस कर रही होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती हैं। बट इसका जो है वो क्वार्टरली जो है मोस्टली
कंपनीज अनाउंस कर रही होती हैं, या तो वो डिविडेंड अनाउंस करेंगी या फिर उनका जीरो डिविडेंड। Why don't PSX itself facilitate opening up account bypassing broker? हाँ, तो वो हम जो क्वेश्चन है वो ब्रोकरेज हाउस के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर फवाद बासिर, तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। सो मिस्टर फवाद बासिर, आप इधर अभी मौजूद हैं? कैन यू हेयर मी? जी जी, आई एम हियर। अस्सलाम वालेकुम। जी। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। कैन यू हेयर मी नाउ? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, we can hear you. At least me. If everyone can hear me, I'll just start my screen share also. Yes, we are hearing you. Sir, we are hearing you. Okay, 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 okay. Share. जी सर, कैसे हैं आप? I am good, Alhamdulillah. वेलकम टू द बैटल ऑफ द बुल सेशन। Very interesting session by Ghazanfar Saab. It's good to go back to the basics at times. सर, आप And पहले थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि आज के सेशन में आप क्या उनको एक्सप्लेन करेंगे, आप मार्केट की कौन सी चीजों के बारे में उनको बताएंगे? देखिए, मेरा ताल्लुक रहा है पिछले 15 सालों से रिसर्च के अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑब्वियसली जब आप मार्केट में इतने अरसे से काम कर रहे होते हैं, थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट का भी एलिमेंट आ जाता है, ट्रेडिंग का भी थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है। लेकिन प्राइम फोकस मैं यही करूंगा कि आपने जिसने भी अपना पोर्टफोलियो अभी चूज किया है, और जिस तरह वो चला रहे हैं इस कंपटीशन के अंदर, उसके पैरामीटर्स मैंने कुछ देखे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैं। और मेरे ख्याल से ये सारे पैरामीटर्स अगर आप किसी मेजर म्यूचुअल फंड को देखें या कोई वेल रन फैमिली ऑफिस को देखें, तो उसके अंदर भी इसी तरह के पैरामीटर्स होते हैं, और वो गजनफर साहब ने हाईलाइट भी किए थे। और इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से रूल्स तो काफ़ी ऑन पॉइंट है। मैं आपको थोड़ा देखिए, ये जो है इसके अंदर एक आई थिंक सेगमेंट है अकाउंट ओपनिंग का। अब उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स तो मुझे नहीं पता है कि हर ब्रोकरेज हाउस की कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक वो मैं ओवरव्यू बता दूंगा कि आप किस तरह एक किसी ब्रोकरेज हाउस का अप्रोच कर सकते हैं, और उसके बाद मैं यही फोकस करूंगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्रोरोगेटिव एंड दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू जनरेट रिटर्न। और अभी भी मेरे ख्याल से ये कंपटीशन खत्म होने में थोड़ा टाइम है, तो हो सकता है कुछ इंसाइट्स ऐसे हो जो कि पार्टिसिपेंट्स को फायदेमंद हो जाए। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, वी आर गुड टू गो। Okay, 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 okay. Chale. So I am Syed Fawad Basir. I am the head of research at K-Trade Securities. We are probably one of the oldest groups in the industry. KSB was the first back there. KSB has two stories. So KSB's first story, when it started initially in the early 90s, there was the brokerage house that bought the first foreign investor to Pakistan. And then due to various reasons there was an amalgamation between banks, and this bank was a subsidiary, the securities was a subsidiary, तो फिर ये बैंक इस्लामी को चली गई थी। In 2018, the second generation, led by our chairman, Mr. Ali Fareed, and Mr. Mahmood Ali Shah Bukhari, they relaunched KSB as a brand, and उन्होंने K-Trade launch किया था with the objective of something of a fintech in mind, and digital के ऊपर इनका focus था। Our aim right now is to grow digitally, and our account opening processes, our entire idea of accumulating retail investors and reaching approximately 1 million retail investors, that is the ultimate objective that we have, which is also our on our logo, if you can see behind me. That is the ethos of this organization, and that is what we aspire to do. These are the services that we offer.
I hope everyone can see the presentation. We give access to people who want to invest in the stock exchange. Um, this can be done through digitally. Everyone जो basic requirements होती हैं, all the brokerage houses have basic requirements. Your salary slip or your bank statements or your CNIC, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप देंगे। डिजिटली भी दे सकते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि आप वो पुराने ज़माने तो चले गए कि आपको 15-20 साइन ही करने होते हैं, बट आई थिंक हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है। यू कैन डाउनलोड द के ट्रेड ऐप, there's a demo version in it, and you can first get yourself familiarized with how the stock market works, and once you are slightly uh, savvy on how the market works, how the rates are moving, आप डेमो अपना ख़त्म कर सकते हैं, then you can make it a live account. हमारी ऐप के अंदर ये सारी फीचर्स होती हैं। यू कैन बाय, यू कैन सेल, और if you have a sizable amount, then a dedicated trader would be allotted to you, and of course you all have access to research. अब ये again, in olden times there used to be a very strict code where अगर अगर कोई दूसरे ब्रोकरेज हाउस के साथ काम कर रहा है या किसी और के साथ एंगेज है तो उसको आप रिसर्च नहीं भेज देते। नाउ इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, और ये जो इंफॉर्मेशन है रेडिली अवेलेबल होती है। हर ब्रोकरेज हाउस का एक लिंक्डइन का भी पेज होता है या सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस होती है। आप उस पर भी जाके ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी अवेलेबल होती है। इसके अंदर हमारी सेल्स कॉल्स होती है, रिसर्च कॉल्स होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। This is a brief history that we have. We have almost 30,000 active clients now. And again, our focus is on client-centric approach, and we ensure that the needs of our clients are met, whether it is a small client or whether it's a large client. There are times where I'm talking to retail investors who have a very small account, but we don't differentiate. Who have an interest, who have intelligent questions, we cater to that. Even I speak to them and tell them how to build their portfolio or increase their wealth over time. We also have a corporate finance function. A brokerage house has many facets into it. K-Trade offers you money market services. Also, we also have a corporate finance department which does investment banking. We have an institutions desk. We have a retail desk, and these are some of the transactions we've done in the past. And I hope with the trajectory that we have, our current roster for these transactions continues to increase going forward as well. Acha ji, so but the day in a research analyst's job starts early in the morning. We sift through the news in the morning, and we come up with important news that can be actionable for investors. We send that out, we disseminate that in a report format every morning. इसके अंदर हमारा मार्केट आउटलुक भी होता है। इसके अंदर हमारी एक अलग से रिपोर्ट जाती है जो कि टेक्निकल्स के ऊपर होती है। और जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की एनालिस्ट हैं वो भी एक अपने 3 या 4 आइटम दिन के निकालते हैं जो उनको लग रहे होते हैं कि ये ट्रैक्शन है। ये प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से होते हैं, और जो रिसर्च की तरफ से चीज़ें जाती हैं वो थोड़ा लॉन्गर व्यू देते हैं। हमारे ऐप के अंदर भी एनालिटिक्स के टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर भी रिसर्च अवेलेबल हो जाती है। अगर कोई कंपनी है जिसपे के-ट्रेड ने रिसर्च की हुई है और रिपोर्ट लिखी हुई है वो भी अवेलेबल होगी आपको। और इसके अलावा अगर कोई उसके अंदर की मेट्रिसेस होते हैं वो भी आपको नज़र आ जाते हैं ऐप के अंदर। हमारे रेगुलरली एक वेबिनार्स और लाइव सेशंस होते रहते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को और अपने एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स उनको बताते रहते हैं कि किस तरीके से हमारी ऐप चल रही है और किस तरीके से इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन भी है, डेस्कटॉप टर्मिनल भी है, और वेब पे भी ये चलती है। Now coming on to the money game.
देखिए, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो एक चीज़ आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है जनरली जो लोगों का होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे और डबल हो जाएगा, और ये बहुत ही कम टाइम में डबल हो जाएगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करता है और बहुत सारे लोगों को मगर मरवा भी देता है। एंड the flow of information in our market has improved significantly over the past, let's say, 10 years or 5 years. Company information, material information, and RPSX systems have been enhanced over time. कि आप कोई इंफॉर्मेशन आती भी है तो इट्स डिसेमिनेटेड इन एक्सट्रीमली क्विक टाइम। सो आप ये जैसे गजनफर साहब भी बता रहे थे कि ये चीज़ें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होती हैं पीएसएक्स की वेबसाइट पे, डीपीएस पे, उनका डेटा पोर्टल भी है। उसी तरह आप किसी भी कंपनी का, जैसे उन्होंने पीएसएक्स का टिकर डाला था, आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि भाई पिछले 3 या 4 अनाउंसमेंट्स जो हुई है इसके अंदर में कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई डायरेक्टर तो चेंज नहीं हुआ, कोई चेयरमैन चेंज हो रहा है, रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। और आपको 100% ये सारी इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए, उनके फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, उनके अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई भी है, कोई नया प्लांट लग रहा है या कोई एग्जिस्टिंग प्लांट पे कोई केपेक्स हो रहा है, ये सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाती है और वो आप मद्देनजर रखते हुए उन स्टॉक्स को वो करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू अगेन, आई डोंट हैव दैट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, लेकिन अगर आप यही जैसे पीएसएक्स के डेटा पोर्टल पे जाएंगे और यूबीएल लिखेंगे, सही है, यूपीएल में आपको लिखा हुआ आएगा कि भाई द स्पॉन्सर्स ऑफ द कंपनी हैव बॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स। दैट इज जस्ट अ स्मॉल इंडिकेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, एंड दैट टेल्स यू कि भाई अगर स्पॉन्सर ही खुद अपना शेयर खरीद रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, एंड दैट इज अ कंपनी दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर। एंड किसी ने भी नहीं सोचा था कि यूबीएल की जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल के अंदर, वो किसी ने भी फोर्सी नहीं की थी। अर्निंग सबकी थी, लेकिन जिस तरह वो स्टॉक प्राइस मूव हुई है इवन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द न्यू शेयर्स इशूड, ये मेरे ख्याल से ये जो परफॉर्मेंस थी इसको कैच करना बहुत ही मुश्किल था। और जिन लोगों ने ये स्टॉक अपने कोर पोर्टफोलियो में डाला हुआ है उनके रिटर्न्स आर फिनोमिनल। सिमिलर सिचुएशन विद मीज़ान, आप मार्केट कैप के हवाले से देखेंगे तो ये पॉसिबली टॉप 5 कंपनीज के अंदर आ रही होगी हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। सही है, स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई हम लोग जो हैं लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए, वरना कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको ये जर्नी इनिशिएट करना है और आप शुरू कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट आउट बाय एज लिटिल एज 5,000 रुपीज। सही है, हमारी जो मिनिमम हम लोग सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, आप 5,000 रुपए से शुरू करें। यू कैन बाय स्टॉक्स वर्थ ऑफ दिस, सी अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक्स वर्क, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर एलोकेशन गोइंग फॉरवर्ड। गजनफर साहब ने हम में से जो पहले जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे उन्होंने डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के बारे में भी कुछ बात की थी। तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे होंगे कि आप 5,000 में से 3,000, लेट्स से 3,500 आप डिविडेंड उनको डेडिकेट कर दें, तो वहां से रेगुलर इनकम जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली आएगी वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट की, एंड दैट वे योर इन्वेस्टमेंट विल ग्रो। देखिए, हमारे जितने भी के ट्रेड के सेशंस आप देखेंगे या फिर ऑनलाइन आपको अवेलेबल होंगे, आपको ये अंदाजा होगा कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर ऐसे होता है, अब हो सकता है कि मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता कि ये इंडिविजुअल लोग इस कंपटीशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ग्रुप्स है या 3-4 लोगों के ग्रुप्स है। होगा किसी का एक दोस्त जो ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहा होगा और वो बोलेगा कि भाई ये वाला आइटम ले लो, ये वाला स्टॉक ले लो, तुम्हारा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। एक ये जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी इन्वेस्टर की। एंड सही है, एडवाइस लेना ज़रूरी है और उसको अपने सोर्सेज से अपने तौर पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमारी इन टुडेज environment information is so readily available
आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम्स के अंदर पोस्ट आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे बेतहाशा इंफॉर्मेशन होती है। एंड प्लस एवरीवन इज सो एजुकेटेड नाउ, पर्टिकुलरली इन दिस फ्रेटर्निटी। आप खुद भी पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके चीजें चेक कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव लिटिल आइडिया, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि डू योर होमवर्क and do not chase double returns or 100% returns, because that very rarely happens. इसी तरह, and then I would second what are my Jagadan Fasad had said: diversify your portfolio. It is extremely important to have a diversified approach in your portfolio. जितने भी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, हर सेक्टर का वेट होता है। फॉर इंस्टेंस सबसे हैवी वेट सेक्टर जो है राइट नाउ इज द बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर आ जाता है, ईएनपी आता है, फर्टिलाइजर आता है। देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, और सबकी ये मार्केट कैप बेस्ड ही होता है, वेटेज जो होता है। एंड इसको फॉलो करना मेरे ख्याल से बहुत ही वाइज रहता है इन ऑर्डर फॉर यू टू कैप्चर द इंडेक्स परफॉर्मेंस। अगर आपने एक आइटम लिया हुआ है और वो इंडेक्स आपका लेट्स से 84% रिटर्न दे देता है और वो आइटम आपका 5% रिटर्न देता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ मिसमैच। इट विल प्रॉब्लली नॉट बी इन द हाईएस्ट वेटेज सेक्टर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द पीएसएक्स डेटा। सो उसको मद्देनजर रखे हुए आपको हमेशा ये करना चाहिए कि इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। That's it from my perspective right now. Obviously, I think a lot of questions have popped up. I will just start taking the questions one by one. Let's stop share over here, and then I can start with the question. अच्छा, मेघना, आप मुझे बता सकती है कि ये मेरे ख्याल से ये साद मोइन साहब का जो क्वेश्चन है पीई रेशियो के ऊपर, यहाँ से शुरू कर लूँ मैं? G for WhatsApp, you may begin from here. ओके, देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो एज द रेशियो इन इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, हम लोग एक स्टॉक की प्राइस लेते हैं और उसको ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो एक हमें रेशियो मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि रेशियो इन इटसेल्फ डज नॉट टेल अस एनीथिंग, यू हैव टू कंपेयर इट। तो ये अमूमन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक मार्केट का भी पी रेशियो निकलता है, कंपनीज का भी पी रेशियो निकलता है, और सेक्टर्स का भी पी रेशियो निकलता है। प्राइमरली हम लोग यूज करते हैं विद इन सेक्टर। फॉर इंस्टेंस बैंक का ले लें या ईएनपी कंपनीज का ले लें, चार जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी सबकी हम लोग प्राइस ले लेंगे, उन सबकी अर्निंग ले लेंगे, और जो सबसे कम रेशियो होगा वो सबसे सस्ता स्टॉक होगा। सही है, उसका भी रीजन हो सकता है कि इसका पी लो क्यों है और पी हाई क्यों है। फिर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि मार्केट के पीई से। अगर मार्केट का पीई तकरीबन लेट्स से 6 है, 6.5 7 के करीब है, और ये कंपनी लेट्स से 4.5 पे ट्रेड कर रही है, तो इसका यही मतलब है कि 4.5 से 7 रुपए तक इसके पास जगह है इंक्रीज होने की। सेकेंडली, फिर कुड यू कंफर्म दैट हाउ टू फाइंड आउट द ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स प्लीज? ओके, देखिए, जो मच्योर कंपनीज होंगी वो ट्रेडिशनली काफ़ी डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं। तो एक तो अगर हम लोग देख लेंगे कि बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड होती हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा साइड पे कर देंगे। बाकी ये बहुत सारे जो आईपीओज आ रहे होते हैं, विच इज जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दीज आर कंपनीज विच आर और WhatsApp आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें।
No voice from you, Meghna. वॉइस नहीं आ रही। आवाज साहब खुद नहीं आ रहे तो आवाज कहाँ से आएगी? कुछ मिनट रुक जाए, शायद उनकी इंटरनेट में भी कोई इशू आ गया हो, वो अभी आ ही जाएंगे। वेट करने तो नहीं चले गए? ठीक है। Hello, can you guys hear me? जी सर, Sorry, वी कैन हियर sorry, यू। बीच में इट्स ओके। डिस्कनेक्ट हो गया था। जो पार्टिसिपेंट्स है वो प्लीज अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। थैंक यू। जी प्लीज जी, कंटिन्यू। अच्छा, I cannot see some of the messages from before. मैं था, मेघना आप मुझे बता देंगी तो मैं आंसर कर दूंगा। हम लोगों ने कहाँ तक ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज के ऊपर बात कर ली थी मेरे ख्याल से। जी जी, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें तो उसके बाद। प्रेजेंटेशन तो हो गई है कंप्लीट, वो तो मैंने बता दिया। ओके, ठीक, Yeah. थैंक यू। और आपके लिए कुछ सवाल आ रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस Yes, करते sir. हैं। Does your app has the option of trailing stop loss? In Pakistan, no app have it. Why? As per my information, आप stop loss तो I think inbuilt तो नहीं आता है, but आप you can direct your app के अंदर आप एक selling rate जो होता है वो आप बिल्कुल आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। लेट्स जस्ट अज्यूम कि आपने अपना स्टॉप लॉस अज्यूम किया हुआ है, लेट्स से एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है 100 रुपए पे और आपने लिखा है कि अगर ये 97 पे आए तो बिक जाए, तो आप ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने जो ट्रेडर साइड है आपको, या फिर अपनी ऐप में भी कर सकते हैं आप ये। उसका स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं होती है कि वो स्टॉप लॉस की हेडिंग हो उसके ऊपर, लेकिन आप रेट सेट करते हैं जिसपे आप बेच सकते हैं। जी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई भी सवाल है ना अकाउंट के बारे में, के ट्रेड में अकाउंट के बारे में, तो वो आप उनकी कस्टमर सर्विस में कॉल करके बताएं। थैंक यू। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है। जी 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 जी। और कोई, जी जी, सो अगर आप आईपीओ आईपीओ, के बारे में कुछ बता दें। जी 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 जी। लोग व्हेन कंपनी जैसे वो मैंने आईपीओ को ग्रोथ से ही लिंक किया था, इसलिए आईपीओ की बात आ गई है। बहुत सारी कंपनीज होती है व्हेन दे आर ग्रोइंग दे डोंट वांट टू गो टू द बैंक एंड दे वांट टू रेज, या फिर बैंक की जो उनकी लिमिट्स होती हैं बिकॉज दे आर इन स्मॉल इन नेचर, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। तो वो जाते हैं कि भाई हमें पब्लिक से भी पैसा मिल जाए, इसीलिए वो एक ब्रोकरेज हाउस के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई आप मैनेज करें हमारी। ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो एक आईपीओ का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई इतने शेयर्स इशू करेंगे तो इतने पैसे रेज हो जाएंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल द बिजनेस मॉडल इज परसीव्ड एज,
वो लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए। इसमें इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, रिटेल का भी पोर्शन होता है, हाई नेटवर्क्स भी होते हैं। ये सारे जब पैसे डालते हैं तो आपके पैसे रेज हो जाते हैं और वो पैसे फिर बिजनेस में लग जाते हैं, केपेक्स में लग जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर लग जाते हैं, हो सकता है कोई मशीनरी खरीदनी हो तो उसके लिए लग जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये प्रोसीड्स इस्तेमाल होते हैं, एंड देन द कंपनी हैज़ द कैपिटल टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस। ये पर्पस होता है आईपीओ का। और अगर आप पर्टिकुलरली कोई आईपीओ लिस्ट, मेरे ख्याल से कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कंपाइल कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली, वरना तो पीएसएक्स पे आपको जाके देखना पड़ेगा कि पुराने आईपीओस कितने हुए हैं, वो भी मेरे ख्याल से आपको लिस्ट मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा अबाउट के ट्रेड, आई रिसेंटली मेड एन अकाउंट इन दिस फंड, बड़ा सहूलत अकाउंट। देखिए, सहूलत अकाउंट पे जाहिर सी बात है, बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ दैट, बट यू कैन रिक्वेस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स that you need certain information, and you can get the research on our social medias, LinkedIn, even on company website। आप देखिए तो रिसर्च का सेगमेंट तो बिल्कुल अवेलेबल होता है। एंड देन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उनसे बोल देते हैं व्हेन यू आर ट्रेडिंग दैट यू कैन, इफ अ ट्रेडर कैन असिस्ट यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन मार्केट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, और पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छा लर्न किया होगा आपसे। तो जैसे आपने बताया कि जस्ट मनी सेव करने से पैसे बढ़ते नहीं हैं, आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने होते हैं। तो उसके लिए आपने जो जो स्ट्रेटजीज बताई है, मार्केट के बारे में जो भी बताया है, मैं पार्टिसिपेंट्स को कहूंगी कि आप उस पर अमल भी करें। और जैसे सर ने कहा कि आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके ब्रोकरेज हाउस में कोई दोस्त होंगे और आप उनसे टिप लेते होंगे कि यार किस में अभी पैसे लगाऊं। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको मतलब रिपोर्ट्स रीड करनी चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करनी चाहिए, कोई भी अगर मार्केट में न्यूज आ जाती है सडनली कि ये स्टॉक ऐसे परफॉर्म कर रहा है, सो उस पे आप ध्यान ना दें। आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलें, आप अपनी जो आपकी लर्निंग है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। अगर आप न्यू हैं तो आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरफ सबसे पहले जाएं। उसके बाद जब आप मार्केट को लर्न कर लेते हैं, उनके टेक्निकल्स के फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 5 दिन में पैसा डबल। इस स्ट्रेटजी में राजू भी रोड पे आ गया था। सो काइंडली अपनी स्ट्रेटजी सही से अलाइन करें और सही से इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन विथ अस, एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। सो आज की सेशन को अभी यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे और आपको और मार्केट के बारे में बताएंगे। जैसे आज ईटीएफ्स के बारे में भी गजनफर साहब ने आपको बताया, और रियल एस्टेट, सॉरी, लास्ट टाइम आपको ईटीएफ्स के बारे में बताया और इस दफा रियल एस्टेट के बारे में बताया। तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरे सेक्टर के बारे में और डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एवरीवन। ऑलराइट जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। Thank you.